अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हमने पढ़ना है, आज जो हमारा लेक्चर 2 में जो हमने पढ़ना है वो है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थोड़ी सी बात बताई थी। अच्छा, इससे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उसको बुक से रीड किया था? अगर नहीं किया था बच्चों तो उसको एक बार ज़रूर कर लो। एक ही पेज पढ़ाया था, फर्स्ट पेज पढ़ाया था, पेज नंबर 1 को पढ़ाया था। एक पेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, बता दूँगी। वो भी एक पेज को पढ़ने के लिए 10 मिनट बहुत है, और 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, तो उसको ज़रूर पढ़ लो। 30 मिनट का लेक्चर था, और 10 मिनट अगर आप स्टडी करने में लगाओगे, सेल्फ स्टडी करने में, तो दैट नॉट टू मच आई एम आस्किंग फॉर। बस ये है कि फ़ायदा आपका होगा, आप उसको पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। सही है, तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को। क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस या दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी, या फिर हमने पढ़ा था साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी के बारे में मैंने बताया था, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। सही है, अच्छा, वही रूल्स अगर हम बायोलॉजी में अप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड्स। अच्छा, अब है क्या? बायोलॉजिकल मेथड्स आर द अप्रोच। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसी अप्रोच जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है। यानी वो मेथड, वो तरीकाकार, वो कोई टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो जिसको हम बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, वो क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगी। अब क्वेश्चन इज दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? सही, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम के बारे में हमें पता है, प्रॉब्लम का मतलब है कोई भी डिजीज़ हो, कोई डिस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, XYZ, वो प्रॉब्लम कहलाती है हमारे लिए। यानी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होता है, जो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन होती है हमारी, वो प्रॉब्लम कहलाती है। सही है, अनडिज़ायरेबल सिचुएशन इज प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम विच इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो लाइफ, किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ में आ रही है? जैसे आजकल की सिचुएशन है, जो पेंडेमिक चल रहा है हमारा, पूरे दुनिया भर के इंसान इफेक्ट हुए हैं। सही है, थ्रू आउट द ह्यूमन दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में, सारी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है, ये पेंडेमिक चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है। ये क्या है? ये करंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल इस वजह से दी ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, अब उसको सॉल्व करना है ना, वैक्सीन बनानी है, उसका कोई क्योर डिस्कवर करना है, तो उसके लिए अप्रोचेस की जा रही हैं, रिसर्च की जा रही हैं, मेथड, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो या कोई किसी मेडिसिन का यूज़ हो, अलग अलग रिसर्च आती है हमारे सामने। तो वो जो अप्रोच है कि किसी तरह से यार इसको ख़त्म किया जाए, ये अप्रोच बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये दो वर्ड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बाद। कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, बायोलॉजिकल मेथड में, जिसको हम फॉलो करते हैं, तब जाके हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। क्या क्या स्टेप होते हैं हमने ये देखने हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सही है, फैक्ट्स कलेक्ट करना। सही है, ऑब्जर्वेशन इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। बेसिकली किसी भी चीज़ को देखकर, कोई भी चीज़, यानी जिसके बारे में जो हमारा फोकस पॉइंट होता है। सही है, जो हम किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी भी सर्टेन एलिमेंट के हम फैक्ट्स को कलेक्ट करें, वो क्या कहलाता है? हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती है। समझ में आ रही बात? ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट में अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब
आपने किसी भी सिस्टम को देखा, उसको क्लोजली देखा, आपने उसके फैक्ट्स को कलेक्ट किया कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस है, ये जिसको कोविड-19 किसी को भी लग जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, तो ये बेसिकली स्टार्ट में तो ऑब्जर्वेशन थी, बाद में कंफर्मेशन के बाद पता लगी ना कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है हमारी, सही है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को कहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद, फैक्ट्स कलेक्ट कर लिया हमने अपना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि यार ये ऐसा था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम किसी नतीजे में पहुंचते हैं और अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट हमारी कहलाती है हाइपोथेसिस, सही है। ऑब्जर्वेशन में क्या किया, फैक्ट्स कलेक्ट किए। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट दे दी, सही है, हाइपोथेसिस कहलाती है। हमने उन फैक्ट्स को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो हमारी मैक्सिमम थिंकिंग थी, जो हम सोच सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, उस एनालाइज करने के बाद हमने अपना इंटेलिजेंट गेस स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। ये क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज बेसिकली इंटेलिजेंट गेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे स्टेटमेंट की फॉर्म में हम जो अपना इंटेलिजेंट गेस देते हैं, यानी हम इंटेलिजेंटली उसको एनालाइज करने के बाद, ऑब्जर्वेशन को, हमने अब फैक्ट्स को, डेटा को एनालाइज करने के बाद जो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये हमने ये चीज़ें देखी थी और ज़रूर ये बात होगी, सही है, तो ये हाइपोथेसिस कहलाता है। आगे बढ़ते, हाइपोथेसिस दे दी, ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद, हाइपोथेसिस देने के बाद, अब जब हमने हाइपोथेसिस दी, स्टेटमेंट, अब अपने आप को तो हाइपोथेसिस नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली हाइपोथेसिस को सुनने वाला भी कोई मौजूद होगा। हाइपोथेसिस हो, किसी एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, किसी मीटिंग में XYZ, कहीं ना कहीं हमने अपनी हाइपोथेसिस दी। अब उस हाइपोथेसिस के बारे में जो दूसरों की स्टेटमेंट आती है उसको हम कहते हैं रीजनिंग। सही है। रीजनिंग क्या है, बेसिकली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सही है, लॉजिकल स्टेटमेंट ऑन आवर हाइपोथेसिस। हमारी हाइपोथेसिस के ऊपर कोई लॉजिकल बात कर दे कि भाई आपने ऐसी बात कही है तो ज़रूर ऐसा भी होता होगा। मैं अभी जनरली बता रहा हूँ, अभी इसको एग्जाम्पल देकर अभी हम इसकी एक केस स्टडी भी करेंगे, सही है। तो जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, जो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, वो क्या कहलाती है हमारी, वो रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग दो तरह से, एक इंडक्टिव, दूसरी डिडक्टिव। एक इंडक्टिव और दूसरी क्या है, डिडक्टिव है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। हमने अपनी जो राय दी, दो लोगों ने कहा कि भाई आपकी बात ठीक तो है, लेकिन इसको ऐसे भी कंफर्म कर लेते हैं। हमारी हाइपोथेसिस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो कंफर्मेशन के लिए और कंफर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना कि आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको ऐसे और कंफर्म किया जा सकता है, ये इंडक्टिव रीजनिंग है, सही है। डिडक्टिव इफ और देन वाली स्टेटमेंट आ जाती है, मतलब थोड़ी अपोजिशन आ जाती है कि भाई अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा भी होता होगा, ये बात भी मतलब कोई अपोज कर दे, इफ और देन लगा दे, सही है। अगर फिर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दे, इफ यू आर सेइंग दिस देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर कोई दूसरी राय दे दे, अगर आप ये वाली पॉइंट कह रहे हैं तो इस पॉइंट को भी आप देख लो, तो ये कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग, सही है। समझ में आ रही है बात। इंडक्टिव फर्दर कंफर्मेशन के लिए जो लॉजिकल रीजन, जो लॉजिकल स्टेटमेंट हो, वो इंडक्टिव है। कोई अपोज करने के लिए जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो डिडक्टिव कहलाती है, सही है। अच्छा, मैं भी आपको इसकी एग्जांपल देके बताऊंगा तो और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी बात ये। अब हाइपोथेसिस दे दी,
रीजनिंग आ गई उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है अब क्या होगा, अब उसको कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करके। जो टेस्ट आप करते हो, जो परफॉर्मेंस आप करते हो कि भाई हमने ये बात कही है, अब अपनी बात को करेक्ट साबित भी करना है। अपनी हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करने के लिए, यानी अपनी हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूफ करने के लिए जो परफॉर्मेंस आप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। सही है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आता है वो रिजल्ट कहलाता है। सही है। उस एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम आया है वो क्या है? रिजल्ट कहला रहा है। सही है। अच्छा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो या तो आपकी हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगी या गलत हो जाएगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस सही साबित हो गई तो वो हाइपोथेसिस आपकी थ्योरी बन जाएगी, या आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, खुद से वर्क कर रहे हो। सही है। वो क्या बन गई? थ्योरी। अब आप स्ट्रांगली कह सकते हो कि भाई मैंने ये बात कही थी, मैंने ऑब्जर्व किया था, ये स्टेटमेंट दी थी, इस बात को मैंने प्रूव्ड भी कर दिया। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि साइंटिफिक स्टडी हम प्रूव्ड नॉलेज को बोल रहे होते हैं। प्रूव्ड, जो बात प्रूव किया जा सके, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि कोई भी बात कही, उसको प्रूव भी कर दिया, तो हमारी क्या बन गई? थ्योरी बन गई। अब थ्योरी के बाद क्या होगा? अब आपने अपनी थ्योरी जब पेश की लोगों के आगे, साइंटिस्ट के आगे, दूसरे साइंटिस्ट के आगे, तो दूसरे भी कहेंगे ठीक है हम आपकी बात को कंसीडर करते हैं, इसको हम भी चेक करेंगे। अब दूसरे लोग भी इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और सेम रिजल्ट उनका आता है और वो आपकी थ्योरी को कंफर्म कर देते हैं। तो कंफर्म होने के बाद आपकी थ्योरी बन गई साइंटिफिक लॉ। सही है। अब इस थ्योरी को कोई अपोज नहीं कर सकता। सही है। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट साबित हो गई। सही है। समझ में आ रही है बात? साइंटिफिक लॉ बन गया। अब आपकी बात लॉ की फॉर्म में आ गई। समझ में आ गई? तो ये मेथड होता है हमारा, ये तरीकाकार होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व। अब उसके बाद जब आपकी बात सही साबित हो गई, सब कुछ सही हो गया, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सही है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व, एक बात याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम की वजह का पता होना जरूरी है। तो वजह पता करने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है। समझ आ रही है बात? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, या फिर उसके रीजन को तलाश करने के अलावा हम अपने बात से अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी कोई क्लेम करता है कि भाई मैंने मेडिसिन बना ली है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ठीक है मेडिसिन बना दी, लाओ दे दो, अब हम अपने पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। वो कहेंगे कि आप इसको प्रूफ करो। तो वो क्या करेगा? पहले एनिमल के ऊपर टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद जाकर एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करेगा। उसके बाद पहले तो छोटे एनिमल से, माइस से स्टार्ट किया जाता है। माइस से के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर बड़े एनिमल पे जाते हैं, रैबिट्स वगैरह के ऊपर। फिर उसके बाद जब ये चीज़ हो जाती है, फिर आगे जाके परमिशन ली जाती है कि अब हम ये ह्यूमन पे टेस्ट करना चाहते हैं। तो एक एरिया सिलेक्ट किया जाता है, एक पॉपुलेशन सिलेक्ट किया जाता है कि भाई इस पॉपुलेशन में ऐसे मरीज जो बिल्कुल ही एंड पर हैं, जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो परमिशन दे सकते हैं, तो उनके ऊपर टेस्ट करके देख लो। फिर उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है कि भाई क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, या सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। देखने के बाद जो है अगर रिजल्ट आ गया सही है तो वो चीज़ें अप्रूव हो जाती है। जो हमारी अथॉरिटी है, जैसे जो FDA है, FDA फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, जो अमेरिकन अथॉरिटी है, जो अमेरिकन एसोसिएशन है, वो अप्रूव करती है किसी भी ड्रग को, किसी भी यानी किसी भी मेडिसिन को कि हाँ भाई ये देने के काबिल है या नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद काम किया जाता है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लफ्ज़ी बयान, लफाजी बयान हम नहीं दे सकते। तो साइंस के लिए मैंने पहले भी बताया, कोई भी बात कहोगे तो उसको प्रूफ करना लाजमी है। अच्छा, यहाँ तक की बात होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अब हमने पढ़ना है एक केस
स्टडी। सही है, क्योंकि बुक को फॉलो कर रहे हैं, बुक के ही केस स्टडी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारी जो केस स्टडी है वो है मलेरिया। सही है, मलेरिया की डिजीज़, क्योंकि मलेरिया एक डिजीज़ है ना, मैंने बताया कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो जो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे, वो आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम है। मलेरिया ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो क्या है ये, एक प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, मलेरिया के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। मलेरिया जो है मिसनोमियल है। मिसनोमियल का मतलब है कि इसका गलत नाम रखा गया है। एक और बात, जो गलत नाम रखा जाता है, अब बाद में पता चल गई थी बात कि भाई ये गलत नाम है, लेकिन अब जो नाम मशहूर हो जाता है फिर वही हमेशा चलता भी रहता है। सही है, आपके घर में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जिनको लोग उनके असल नाम से ज़्यादा उनके निकनेम से जानते होंगे। सही है, तो बेसिकली होता ही यही है कि अगर कोई नाम मशहूर हो गया तो वो चलता रहेगा। मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फ़नी स्टोरी है। बेसिकली होता क्या होगा, जो कैंगरो है ना, कैंगरो जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, जो आपको दिखता, जो आपने देखा होगा पाउच मैमल्स होते हैं वो जंप लगा रहे होते हैं, तो कैंगरो का मतलब क्या होता है, कैंगरो का नाम भी मिसनोमियल है। वो मैं आपको एक स्टोरी, वो कुछ इस तरह से है कि कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ टूरिस्ट गए, सही है, कुछ सयाह वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस एनिमल को देखा। सही, एनिमल देखा, उन्हें स्ट्रेंज लगा कि भाई ये हमारे एरिया में तो नहीं होता, ये कौन सा एनिमल है। तो वहाँ पे किसी रैंडम पर्सन से उन्होंने पूछा कि विच एनिमल इज़ दिस, कौन सा एनिमल है ये। तो उस बंदे ने कहा कैंगरो। तो उनको लगा कि इसका नाम कैंगरो है, हालांकि उसकी लैंग्वेज में कैंगरो का मतलब था आई डोंट नो। सही है, तो उनको लगा कि इसका नाम कैंगरो है, जो आज तक उसका नाम कैंगरो ही चलता हुआ आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं मलेरिया के ऊपर। मलेरिया क्या है, मलेरिया का मतलब जो है मेल यानी बेड, एरिया यानी एयर। तो जब ये बीमारी फैल गई थी ना, फ्रांस में इसका आउटब्रेक हुआ था, तो जब ये बीमारी फैल गई तो लोगों को ऐसा लगा कि हवा के चलने की वजह से हो रही है, कोई हवा ऐसी चलती है जो लोगों को इन्फेक्ट करते हुए जा रही है। तब जाके इन लोगों ने फ्रांस में इसका नाम बैड एयर रख दिया। सही है, अच्छा, अब क्योंकि उस वक्त बाद में बात पता लग गई कि भाई मलेरिया ऐसा नहीं है, बल्कि जो है किसके, आप लोग ये समझते होंगे कि मॉस्किटो बाइट कर, मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो फिर बाद में पता, लेकिन एक्चुअल में केस ये भी नहीं है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। तो फिर बाद में पता लग गया, लेकिन अभी भी इसका नाम मलेरिया ही लिया जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बात बता दूं, मलेरिया है क्या, मलेरिया के सिम्टम। बेसिकली मलेरिया जो होता है हमारे लिवर के ऊपर अटैक करता है। लिवर के ऊपर अटैक करने के बाद हमारे आरबीसी, जो इस मलेरिया का वेक्टर है, जो मलेरिया का कॉज है, सॉरी, जो मलेरिया का पैरासाइट है, वो हमारे क्या कहते हैं, आरबीसी को अटैक करता है। आरबीसी को अटैक करने के बाद फिर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। फिर हमारी बॉडी में हाई फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती, वीकनेस हो जाती है, शिवरिंग होती है, ये सारी चीज़ें, चिल्स जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें मलेरिया में हो रही होती हैं। सही है, अच्छा, कैसे फैलता है, मलेरिया का वेक्टर क्या है। मलेरिया का वेक्टर एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो की फीमेल टाइप है, हम उसको कहते हैं फीमेल फीमेल एनोफिलीज। सही है, फीमेल एनोफिलीज उस मॉस्किटो का नाम है। अच्छा, एनोफिलीज नाम है उसकी फीमेल काइंड को। तो बेसिकली दिस इज द मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर का मतलब है जरिया है मलेरिया को लाने का। सही है, मॉस्किटो बाइट कॉज नहीं है। मॉस्किटो बेचारा खुद मलेरिया का मरीज होता है, तो वो हमें काटेगा तो उसकी बॉडी से जो मलेरिया का कॉज है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। सही है, अच्छा, अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या, फ्रांस के एक विलेज में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई। सही है, कैसे फैल गई, बेसिकली हमें पता है कि किस तरीके से होता है, जब बारिशें होती हैं तो पानी जमा हो जाता है।
सही है। तो जब बारिश आता है तो पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, जमा होने की वजह से क्या हुआ, मॉस्किटो वहाँ पर मच्छर पैदा होने लग जाता है, मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो फिर आगे इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं लोगों को। तो हुआ ये कि वहाँ पर क्या हुआ, मॉस्किटो का आउटब्रेक हो गया, वहाँ पर मच्छर फैल गए। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को होता कुछ यूँ है, देखो एक मॉस्किटो है जिसके अंदर मलेरिया का वेक्टर है, मलेरिया का कॉज है, वो किसी इंसान को काटेगा, उस इंसान को मलेरिया हो गया, मलेरिया को काटने के बाद अब उसको कोई दूसरा हेल्दी मॉस्किटो अगर उसको बाइट कर ले तो उस मॉस्किटो को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। फिर वो मॉस्किटो जाके किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसको भी हो जाएगा। इस तरह से करते 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 1 से 2, 2 से 3 हर जगह फैल गई ये बीमारी। तो पहले बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ थी, तो लोगों में फैलती गई तो बहुत ज़्यादा फिजिशियन, जैसे आजकल कोरोना वायरस के लिए परेशान है, वहाँ पर उस वक्त ये 19th सेंचुरी की बात है, तो उस वक्त लोग इसके लिए परेशान होने, सॉरी 20th सेंचुरी की बात है, तो उस वक्त लोग इसके लिए परेशान होने लगे। तो हुआ ये कि एक फिजिशियन था, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, सही है, फिजिशियन था, लिवरॉन नाम था उसका, सही। अब उसने क्या किया, वो थोड़ा समझदार था, चालाक था, उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट को देखा, उसको थोड़ी ना तजस्सुस थी कि यार क्या करें, क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकाला। मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकालने के बाद उसने उसको टेस्ट किया, तो उसने ये देखा कि भाई मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है, सही है, मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है उसके जो आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उसने इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि इसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर कुछ टीनी पार्टिकल्स मौजूद है, कुछ ऑर्गेनिज्म। हालांकि था डॉक्टर, उसने ब्लड को स्टडी की थी, उसने सोचा कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ब्लड में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आ गए। तो ये क्या कर रहा था, ये फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा था। क्या फैक्ट कलेक्ट कर रहा था, मलेरियल पेशेंट के ब्लड को देखकर, उसके अंदर क्या मौजूद है उसको देखकर ये उसने फैक्ट्स कलेक्ट की। तो उसने अपनी स्टडीज़ के हिसाब से बात कही कि भाई मैंने आरबीसी के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, मुझे पता है आरबीसी कैसे होते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता। तो उसने अपने उसको एनालाइज किया, अपने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया और एक स्टेटमेंट दी, कहा अच्छा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना उसका नाम था प्लाज्मोडियम, बाद में नाम दिया गया, लेकिन उसने अपनी स्टेटमेंट दी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने कहा कि ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। तो ये क्या थी, ये हाइपोथेसिस थी। उसने क्या किया, उसने पेशेंट के ब्लड को ऑब्जर्व किया, उसमें टीनी ऑर्गेनिजम्स को देखे, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, राय दी, अपनी हाइपोथेसिस दी, इंटेलिजेंट गेस दी ना उसने। अब जब लोगों को, दूसरे फिजिशियंस को बताई ये बात, तो उन लोगों ने उसके स्टेटमेंट पे, उसकी हाइपोथेसिस पे एतराज़ किया, कुछ ने कहा कि ठीक है हम ऐसा भी करके देख सकते हैं। तो उन लोगों के एतराज़ को हम रीजनिंग कहते हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस पे कुछ जो दूसरी इंटेलिजेंट रीजनिंग इंटेलिजेंट स्टेटमेंट आ जाती है, हम उसको रीजनिंग कहते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर एक मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो यकीनन दूसरे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होगा। ये उसके सपोर्ट में बात थी, इंडक्टिव रीजनिंग है, सही है, उसके सपोर्ट में बात हुई ना। अच्छा, अब एक और तबका ऐसा था, एक और साइंटिस्ट का ग्रुप ऐसा था जिसने कहा कि भाई अगर आप कह रहे हो कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो जो नॉर्मल पर्सन होगा, जो एक हेल्दी पर्सन होगा, उसके ब्लड में नहीं होना चाहिए, अगर आपकी बात ठीक है तो, सही है। तो ये उसके अपोज में इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट है। इफ यू आर सेइंग इफ एंड, मैंने कहा था कि डिडक्टिव इज इफ एंड देन स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा इफ यू आर सेइंग प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया विच बिकॉज आई फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड इन द आरबीसी ऑफ मलेरियल पेशेंट, देन normal person must not contain plasmodium in their RBCs, सही है। तो ये स्टेटमेंट आई, तो दोनों बात समझ में आ गई। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों का। अब लिवरॉन ने क्या किया, अब उसने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसने दो चीजें की, दो काम किए।
5 सैंपल्स लिए ब्लड के, 5 सैंपल्स थे पेशेंट्स के और 5 सैंपल्स थे हेल्दी। जो 5 सैंपल्स थे पेशेंट के, मलेरियल पेशेंट के, और 5 सैंपल्स थे हेल्दी पर्सन्स के। तो उसने ये देखा कि जितने पेशेंट्स के ब्लड हैं सारे सैंपल्स में, मैं यहाँ पे एक ही पेज बना देता हूँ, लेकिन उसने ये देखा कि जो मलेरियल पेशेंट है उन सबके ब्लड में क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या आई थी उसके कि भाई अगर एक पेशेंट को देखकर आप ये कह रहे हो कि उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद है तो यकीनन दूसरे पेशेंट के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो पहली बात तो करेक्ट साबित हो गई। डिडक्टिव रीजनिंग क्या थी कि जो नॉर्मल पर्सन है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए, तो जो नॉर्मल पर्सन था उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। तो उसकी ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। आज पूरी दुनिया जानती है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। सही है। अच्छा, तो अब हम अपने टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। आई डू होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब जो है काइंडली इसको पढ़ ज़रूर लेना। सिर्फ उसको पढ़ोगे, एक पेज है आपका, पेज नंबर गालिबन 6-7 पेज है, उसको जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको ये पूरी बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। होपफुली लेक्चर को सुनने के बाद भी आप इस काबिल हो गए होगे कि इस मेथड को समझ सको। सही है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, पढ़ ज़रूर लेना, ज़रूर पढ़ना। सही है। तो हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।